नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है। राजस्थान का इतिहास चल रहा है और उसी इतिहास में हमारा टॉपिक है वो चौहान राजवंश को लेकर चर्चाएं चल रही है। चौहान राजवंश में कहाँ तक हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ना होता है, भाई कौन कौन से रियासतों पर राज किया उन्होंने, वो सारी चर्चाएं हमने पिछले वाले कुछ 2-3 क्लासों में की है। तो आज जो चौहान वंश पढ़ रहे हैं तो कौन से शासक के बारे में पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता है। ठीक है, देखना। हमने जेतर सिंह जी तक पढ़ लिया। कौन से सिंह जी तक पढ़ लिया साथियों? जेतर सिंह जी तक पढ़ लिया। कौन से सिंह जी तक? जेतर सिंह जी तक। और ये कहाँ के शासक है? कहाँ के चौहान शासक है? तो ये कहाँ के है? रणथंभौर के। कहाँ के जी? रणथंभौर के। हमने तो ये भी पढ़ा कि रणथंभौर में चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है। चौहान राजवंश की स्थापना या नींव कब रखते हैं वो कौन कौन? इधर देखना। देख रहे हो क्या जी? देख रहे हैं। देखो, रणथंभौर में चौहानों का संस्थापक किसे कहा गया है? गोविंद राज। स्थापना कब करते हैं? 1194 में क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। कौन से राजवंश की? चौहान राजवंश की। कौन से राजवंश की जी? चौहान राजवंश की स्थापना कर रहे हैं, है कि नहीं? सही बात है। देखो, हमने जेतर सिंह जी तक पढ़ लिया और तो हमने तो ये भी पढ़ा कि वो जो गोविंद राज जी है ना, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर कार्य किया है उन्होंने। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। जेतर सिंह जी तक हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा जेतर सिंह जी के बारे में कि इनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। बहुत सारे इतिहासकार तो ये मानते हैं कि जो हमीरदेव चौहान है, भाई आज जो चर्चाएं रहेगी वो हमीरदेव चौहान पर रहेगी। तो जो ये हमीरदेव चौहान है ना, वो इन जेतर सिंह जी के तीसरे बेटे हैं। तीसरे बेटे मतलब सबसे छोटे बेटे हैं। जबकि बहुत सारे इतिहासकार जैसे हरविलास शारदा वो मानते हैं कि नहीं नहीं, जो जेतर सिंह जी है ना, वो है सबसे बड़े यानी ज्येष्ठ पुत्र है। ठीक है। जबकि एक दो इतिहासकार और हुए जैसे गोपीनाथ जी हुए, उनका मानना है कि भाई साहब ये थे तो छोटे लेकिन सबसे योग्य पुत्र होने के कारण जेतर सिंह जी ने शासक किसको बनाया? अपने अमीरदेव चौहान को बनाया। ठीक है। देखो, आपका ध्यान बिल्कुल कुछ ही समय के लिए मैं इधर ही चाहूंगा और देखना जरा। चलते हैं जी। देखो, आज जो क्लास रहेगी चौहान राजवंश को लेकर, कौन से चौहान के बारे में पढ़ेंगे हम? हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान। कौन से चौहान? हमीर देव चौहान। ठीक है। देखना जरा, 1 मिनट देखना। ये कौन है? अपने हमीर देव चौहान। कौन है? हमीर देव चौहान है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं। कहां लिखूं? कहां लिखूं जी? यही लिख दूं? ठीक है। कौन से चौहान? हमीर देव, हमीर देव चौहान। आपका ध्यान बिल्कुल कुछ ही समय के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ ही समय के लिए इधर रहना चाहिए। अच्छे से पढ़ना है। अगर रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध प्रतापी अगर कोई शासक हुए थे तो कौन हुए थे? हमीर देव चौहान हुए थे। कौन हुए थे जी? हमीर देव चौहान हुए थे। क्या है ये? रणथंभौर के चौहानों के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक, साहसी शासक, वीर शासक। ठीक है। ठीक है जी। देखना, तस्वीर दिख गई आपको? दिख गई? ठीक है, देख लिया कैसे लग रहे हैं? प्यारे लग रहे हैं ना? अब मैं इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। हमीर देव चौहान के बारे में ही चर्चा कर रहा हूं। यह क्लास बिल्कुल इन्हीं पर आधारित रहेगी क्योंकि ये रणथंभौर के चौहानों में क्या है? सबसे प्रसिद्ध शासक है। ठीक है।
पिता कौन है इनके, देखना कुछ कुछ बातें यहां पर लिख रहा हूं मैं कि भाई साहब इनके पिता कौन है। पिता यानी ये पुत्र किनके है, पुत्र किनके है, जेतर सिंह के। किनके है, जेतर सिंह के। पिता कौन हुए, जेतर सिंह। माता कल भी हमने देखा था, आज भी हम देखेंगे। माता कौन है, हीरा देवी। माता कौन है जी, हीरा देवी। कुछ बातें और लिखवा रहा हूं। पत्नी कौन है, पत्नी कौन है, रंग देवी। कौन सी देवी, रंग देवी। वही मैं इनकी पुत्री की चर्चा करूंगा। इनके डॉटर यानी पुत्री कौन है, पुत्री है पद्मला, या फिर कहीं कहीं नाम मिलता है देवल दे, देवल दे, ठीक है। कहीं कहीं नाम मिलता है जेतल दे, कहीं कहीं और कौन सा नाम मिल रहा है, जेतल दे भी मिल रहा है। लेकिन ये दो नाम याद रख लेना। पिता कौन है इनके, जेतर सिंह। माता कौन है इनके, हीरा देवी। वहीं पत्नी कौन है इनकी, रंग देवी। और पुत्री कौन है, पद्मला या फिर देवल दे। मतलब पुत्री एक ही है, नाम दो मिल रहे हैं। नाम कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है, आ रही है क्या, अजी आ रही है क्या, ठीक, ठीक है। देखो अगर शासनकाल पूछ ले कि इनका शासनकाल, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता ही हूं कि भाई साहब प्रत्येक शासक का शासनकाल याद रहे कि नहीं रहे, कुछ चुनिंदा शासकों के शासनकाल तो याद रखने ही है। ये उन चुनिंदाओं में से एक भी है ना, ठीक है। शासनकाल बता दूं क्या, अरे बता दूं क्या, बता दूं। 1282 से लेकर 1301 तक, 1282 से लेकर 1301 इनका क्या है, शासनकाल रहेगा। इसी शासनकाल में ये कितने साल के हैं, मतलब कितने साल शासन किया, 19 साल तक क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। इन्हीं 19 साल में 1900 से ज्यादा इंपोर्टेंट कार्य कर दिए इन्होंने। कितने, 1900 से भी ज्यादा इंपोर्टेंट कार्य कर दिए। इनको क्या कहा जाता है, इतिहास में इनको हट्टी शासक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हट्टी शासक, हट्टी शासक। हट्टी शासक का मतलब है जिद्दी शासक। हट्टी मतलब हट करने वाला, हट करने वाला, और हट मतलब जिद्दी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हट्टी शासक कौन है या किसके बारे में हट्टी शासक कहा गया है, तो कौन रहेंगे, कौन रहेंगे जी, हमीर देव रहेंगे। कौन रहेंगे, हमीर देव रहेंगे। अब देखो चलते आगे, ये उतार लेना, उतार लिया आपने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इनको क्या कहा जाता है, हट्टी शासक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली पर, या इन्हीं के शासनकाल के समय इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश राज करेगा, खिलजी वंश राज करेगा। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, 1291 में और 1292 में 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण करता है। कितनी बार, 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण करता है। देखना हमीर देव चौहान के समकालीन, मैं थोड़ी इस बात को इस तरीके से पेश करूंगा आपके सामने, देखना, देख रहे हो, हाँ जी। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान वे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी के संबंध, के संबंध, भाई इन दोनों के संबंध किस प्रकार से थे। दोस्ती भी, मित्रता है वो भी संबंध में गिने जाती है, तो दुश्मनी भी संबंध में गिनी जाती है। जाती है कि नहीं जाती है रे, जाती है कि नहीं जाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं जाने का ना। लेकिन इनके हम संबंधों की चर्चा करेंगे, करे, ठीक है करे। देखो जब रणथंबोर पर चौहान शासक हमीरदेव चौहान हुआ करते थे, उसी समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा राजवंश राज करेगा, खिलजी राजवंश। और इसी खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, रणथंबोर पर
यानी सवाई माधोपुर में ये जगह रहने वाली है रणथंभौर, और रणथंभौर पर 1291-92 में 2 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण करता है? 2 आक्रमण करता है। देखना जरा, क्या मैं किस प्रकार से लिखूंगा इस बात को, देखना। जलालुद्दीन खिलजी यानी जेके, जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जे और के मतलब खिलजी, ठीक है। जेके द्वारा रणथंभौर पर 1291-92 में, 1291 और 92 में 2 बार, कितनी बार? 2 बार आक्रमण किए गए, आक्रमण किए गए। सुनना मेरी बात को, अच्छे से सुनना है ना। जब जलालुद्दीन खिलजी, कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा या फिर ससुर जी जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर प्रथम आक्रमण करते हैं 1291 में। जब ये 1291 में प्रथम आक्रमण करता है, तब रणथंभौर पर तो आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था, लेकिन ये रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है, और रणथंभौर दुर्ग की चाबी या फिर कुंजी कहा जाने वाला दुर्ग, जायन दुर्ग को जीत लेता है। ये क्या करता है? रणथंभौर पर चढ़ाई या अपनी सेना लेकर जाता है रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। यह रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता, लेकिन प्रथम युद्ध में क्या कर लेता है? रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहा जाने वाला दुर्ग, जायन दुर्ग को जीत लेता है। मैं लिख दूं मैं, ये तो आपने उतार लिया होगा कि 2 आक्रमण करता है। कितने आक्रमण कर रहा है? 2 बार आक्रमण करता है। प्रथम आक्रमण, कौन सा आक्रमण? प्रथम आक्रमण यानी फर्स्ट आक्रमण कब कर रहा है? 1291 में कर रहा है। कब कर रहा है? 1291 में कर रहा है। यह क्या करता है? रणथंभौर को जीत नहीं पाता, रणथंभौर को जीत नहीं पाता, परंतु क्या करता है? परंतु रणथंभौर की कुंजी या फिर चाबी, कुंजी या फिर चाबी या फिर की यहां तक लिखो, पहले लिखो, है ना। रणथंभौर की चाबी लिखो, यहां तक लिख लो पहले, है ना। स्पेस नहीं है, लिख लो पहले आप। लिख लिया? रणथंभौर की चाबी कहा जाने वाला, आगे से लिखना है यहीं से, कहा जाने वाला दुर्ग, जिसका नाम क्या है? जायन दुर्ग। क्या नाम है जी? जायन दुर्ग। जायन दुर्ग को जीत लेता है, को जीत लेता है, इससे क्या पता चला कि जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है, कहां पर? रणथंभौर पर। कौन सा आक्रमण? प्रथम आक्रमण कर रहा है। कब कर रहा है? 1291 में कर रहा है। तब ये रणथंभौर को तो नहीं जीत पाता, लेकिन इसी रणथंभौर की चाबी कहा जाने वाला या फिर कुंजी कहा जाने वाला जायन दुर्ग को फतेह कर लेता है। इस बात को विशेष रूप से याद रखना है कि जायन दुर्ग कौन सी दुर्ग की चाबी रहा, या कौन सी दुर्ग की चाबी कहा जाता है जायन दुर्ग को। तो दुर्ग कौन सा रहेगा? रणथंभौर का दुर्ग रहेगा। कौन सा दुर्ग रहेगा साथियों? रणथंभौर का दुर्ग रहेगा। अच्छे से इसको देखना है। पहले कुछ 2-4 बातें, इंपोर्टेंट वाली बातें हैं, आपको सुनना है। अरे सुन लो, सुनने से याद भी हो ही रहा है आपको। देखो, प्रथम युद्ध में आक्रमण 2 कर रहा है। प्रथम आक्रमण 1291 में कर रहा है, जायन दुर्ग को जीत लेता है। जबकि जीतने आया किसको? रणथंभौर को। रणथंभौर को जीत नहीं पाया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मंशा पूरी हुई नहीं ना, अभी तक उसका टारगेट पूरा हुआ ही नहीं, सफलता उसे मिली नहीं, मंजिल उसे मिली नहीं। अब वो क्या करेगा? वापस मंजिल की ओर बढ़ेगा, वापस सफलता की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं,
सब क्या करते, तैयारी करते जाते करते जाते करते जाते, सिलेक्शन नहीं होता तो क्या रुक जाएंगे क्या? अरे रुक जाएंगे क्या? नहीं रुकेंगे ना भाई, आगे बढ़ते रहेंगे, आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना है। इसी तैयारी में या इसी मंशा से हम तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। अब ये जलालुद्दीन खिलजी था ना, ये अच्छे से तैयारी नहीं की इसने, इसने अच्छे से तैयारी नहीं की। ये तैयारी कर रहा था आरएस की, और लग रहा है कांस्टेबल। भाई इसको जीतना रणथंभौर को है। जीत किसको लेता है? जायन दुर्ग को जीत लेता है। जायन दुर्ग क्या है? कुंजी है। लगना इसको रीट में है, ये पात्रता तक पहुंच जाता है, इसने पात्रता पास कर ली, ठीक है। भाई जायन दुर्ग जो किसकी चाबी कहा जाता है, या कुंजी कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, उसको जीत लेता है। अब यह क्या करेगा? दूसरा आक्रमण करेगा। पढ़े दूसरा आक्रमण? पढ़ ले क्या? ठीक है, देखो क्या करता है, दूसरा आक्रमण करता है। कब कर रहा है? सेकेंड आक्रमण या द्वितीय आक्रमण। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। द्वितीय आक्रमण कब कर रहा है जलालुद्दीन खिलजी? कब कर रहा है भाई साहब? 1292 में कर रहा है। 1292 में क्या कर रहा है? द्वितीय आक्रमण कर रहा है। कहां पर? रणथंभौर में। जब जायन दुर्ग को जीत लेता है 91 में, उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान एक यज्ञ का संपादन करवाते हैं, जिसका नाम है कौटिग्य। कौन सा? कौटिग्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवा रहे हैं? कौटिग्य यज्ञ करवा रहे हैं। ये किस प्रकार का यज्ञ होता है? अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। और इस यज्ञ के समय जब ये करवाते हैं, तब क्या करता है? दूसरा आक्रमण भी कर देता है। भाई एक साल मतलब 4-5 महीने बाद में आक्रमण कर रहा है। एक साल मतलब नवंबर दिसंबर में वो प्रथम आक्रमण करता है 91 में, और फरवरी मार्च में दूसरा आक्रमण कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि 4-5 महीने बाद में दूसरा आक्रमण कर रहा है। तब यज्ञ कौन सा संपादन करवाते हैं? हमीर देव जी कौटिग्य यज्ञ संपादन करवाते हैं। और कौटिग्य यज्ञ की वजह से वो मौन अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? मौन अवस्था में रहते हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कि प्रथम युद्ध में, या जैसे इसने आक्रमण किया, ये जायन दुर्ग को जीत लिया इसने, अब ये क्या करेगा? रणथंभौर पर आक्रमण करेगा। रणथंभौर पर जब आक्रमण करने के लिए आता है, तब हमीर देव चौहान स्वयं नहीं जाकर अपने सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, जिनका नाम मिलता है गुरदास। कौन सा दास? गुरदास। गुरदास के नेतृत्व में कौन सेना भेज रहे हैं? हमीर देव जी चौहान भेज रहे हैं। वो स्वयं उस समय मौन अवस्था में थे। मौन अवस्था में रहने का प्रमुख कारण क्या था? कौटिग्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ? कौटिग्य यज्ञ। कौटिग्य यज्ञ की वजह से वो कौन सी अवस्था में? हमीर जी मौन अवस्था में है। कहने का मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे। कौन सी अवस्था में रहेंगे? मौन अवस्था में रहेंगे। लेकिन वो इशारों में अपने सेनापति गुरदास के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। किसके खिलाफ? जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। उनको पता चल गया कि प्रथम युद्ध में क्या कर दिया? जायन दुर्ग को जीत लिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने साहब? इसने मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने। यह प्रथम आक्रमण के समय जायन को जीत रहा है। ये अब क्या करेगा? दूसरा आक्रमण करेगा। जैसे ही दूसरा आक्रमण करने के लिए आता है, ये है भाई साहब रणथंभौर। ये रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर। इसका चारों तरफ से घेरा डाल देता है 8 महीने तक। कितने महीने तक? 8 महीने तक घेरे डाले हुए बैठा रहता है। और इधर रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान मौन अवस्था में रहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने ही सेनापति गुरदास। कौन सा दास? गुरदास के नेतृत्व में क्या करते हैं? सेना भेजते हैं। किससे लड़ने के लिए? 8 महीने तक घेरा डालकर बैठने वाले जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ठीक है, 8 महीने तक सेना का घेरा डालकर बैठा है, फिर भी ये रणथंभौर को नहीं जीत पाता। तब इसी जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है, जिसका नाम है भाइयों, क्या नाम है? अहमद चंप।
अहमद चप। और ये अहमद चप इनको बोलता है, किनको? जलालुद्दीन खिलजी को बोलता है कि साहब क्या हुआ, 8 महीने तक हमने और आपने घेरा डाला, आप रणथंभौर को जीत नहीं पाए, इसका मतलब क्या है? तब जलालुद्दीन खिलजी अपनी कायरता को छुपाते हुए, भाई जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया तो अपनी कायरता को छुपाते हुए बोलता है कि मैं ऐसे दुर्गों को, मतलब ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे मतलब रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को अपने मुसलमान भाइयों के ढाडी के एक बाल के बरोबर नहीं समझता, या फिर एक बाल के बरोबर नहीं समझता। ये अपनी कायरता को छुपा रहा है। और अहमद जम को तो बताइए कि हमें क्या बना रहा है, गेला बना रहा है। इसको 8 महीने हो गए घेरा डाल के बैठे हुए, अब ये अपनी कायरता छुपा रहा है, इससे ये रणथंभौर जीता ही नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा? रणथंभौर जीता ही नहीं जा रहा। और हमें ये क्या बना रहा है? बावड़ा बना रहा है। ये गेल सभी ठाट हमें क्या बना रही है? बावड़ा बना रही है। अहमद चंप जो पूछता है कि अरे हमारे आका, अरे सुल्तान हुआ क्या? आपका तो यही आपकी मतलब मंजिल थी, आप रणथंभौर को जीत ही नहीं पाए। चलो पहला आक्रमण किया, जाइन जीत के आप चले गए, चलो वो तो ठीक है, दूसरा आक्रमण और कर रहे हो। 8 महीने तक सेना का अता पता नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, खाना आपके पास है नहीं टाइम का। 8 महीने तक पूरी की पूरी सेना पागल हो गई यहाँ बैठी बैठी, करे तो करे क्या भाई, करे क्या? इधर से उधर भागती फिर रही है सेना, तावड़ा की लाई पड़ रही है, और उधर भाई वर्षा का मौसम भी है, वर्षा भी आ रही है, सेना की हालत खराब है। 8 महीने हो गए आपको रणथंभौर का घेरा डाले हुए, 8 महीने में भी आप नहीं जीत पाए, अब क्या करोगे? बोले अब चलेंगे, जाएंगे। भाई मेरे मेरे मुसलमान भाई जो अब मेरे सेना में है, मुसलमान भाई, उन मुसलमान भाइयों से बढ़कर थोड़ी है ये किला, ये जो किला है, ये जो दुर्ग है, मेरे मुसलमान भाइयों से बढ़कर तोड़ी है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे 10 दुर्गों को मेरे मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कौन कहता है? ये जलालुद्दीन खिलजी कहता है। कौन से दुर्ग के बारे में कहता है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है, अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपनी कायरता को छुपाने के लिए। जबकि इस बात भाई मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इसका मतलब क्या है? वो अपनी सेना के प्रति क्या है? उदारता दिखा रहा है। लेकिन सच में उदारता दिखाता तो 8 महीने थोड़ी बैठ रहता भाई, 8 महीने थोड़ी बैठा रहता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको लिखना किस प्रकार से? देखो लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं। आक्रमण कब कर रहा है? 1282 में कर रहा है। लिखना क्या है इसमें? इस समय या इस आक्रमण के समय, इस आक्रमण के समय हमीर देव चौहान ने, हमीर देव चौहान ने जलालुद्दीन के खिलाफ अपने सेनापति जिनका नाम क्या देखा हमने? गुरदास। कौन से दास? गुरुदास या गुरदास के नेतृत्व में सेना भेजी, के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में गुरदास मारे गए या गुरदास वीर गति को प्राप्त हुए? गुरदास वीर गति को प्राप्त हुए। कहने का मतलब जब ये युद्ध हुआ, सेकंड युद्ध, उसमें गुरदास वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। आगे लिखना है, देख लो अच्छे से, उतारो इसको, पहले उतार लिया, देखो आगे। वो तो एक बात लिख ली भाई, गुरदास के नेतृत्व में सेना भेजी। अब लिखना क्या है? जलालुद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक रणथंभौर की घेराबंदी की।
रणथंबोर की क्या की? घेराबंदी की परंतु परंतु रणथंबोर दुर्ग को जीत नहीं पाया। रणथंबोर दुर्ग को जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया, नहीं पाया, नहीं पाया। फलस्वरूप 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 जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर की घेराबंदी हटाने का फैसला लिया। रणथंबोर की घेराबंदी हटाने का फैसला लिया, हटाने का फैसला लिया। तभी तभी जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति सेनापति जिसका नाम क्या है? अहमद चप। क्या नाम है? अहमद चप। अहमद चप ने जलालुद्दीन खिलजी से पूछा घेराबंदी हटाने का कारण, घेराबंदी हटाने का कारण पूछा। यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखो आप। ये समझ तो लिया है हमने, समझ तो लिया है, अब इसको लिखना ही है। तो मैंने बोला उन शब्दों को मैंने अक्षरों में तब्दील करके यहां पर आपके सामने पेश कर दिया है। मेरे इस मोती रूपी जो स्वर है, उन स्वरों को मैंने यहां पर पिरो दिया है श्रृंखलाबद्ध रूप से। अब आप एक एक मोती को उठाओ और अपने नोटबुक में अच्छे से पिरो। वेदांत कला से आपके लिए लेकर आया है हमीर देव चौहान। कौन से चौहान जी? हमीर देव चौहान। ठीक है, उतार लिए? ठीक है ना, चलो आगे। देखो पहुंचा, मतलब घेराबंदी हटाने का जो अहमद सब कारण पूछता है, तो कारण बताता क्या है? तब तब मतलब कारण पहुंचने के बाद, तब जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी कायरता छुपाते हुए, अपनी कायरता छुपाते हुए बोला 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 क्या बोला वो लिखना जरा। मैं मतलब जलालुद्दीन खिलजी, मैं ऐसे मतलब रणथंबोर, जैसे मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने मुस्लिम भाइयों या मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर नहीं समझता तो क्या धूल खाने के लिए 8 महीने तक घेरा डाला क्या? भाई समझता नहीं है तो धूल खाने के लिए घेरा डाल दिया तूने। ये क्या होता है? यहां से पता क्या चलता है कि कायर तो थे ही वो, क्या थे? कायर थे। ठीक है, अब इतिहासकारों ने कल्पना कर ली, थोड़ा छमका वमका लगा दिया, किताबों में पेश कर दिया। अब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लोग लगता है कि यार जलालुद्दीन खिलजी तो ऐसे 10 दुर्गों को समझता ही नहीं है, जबकि छुपा क्या रहा है? अपनी कायरता छुपा रहा है। और नहीं समझता तो फिर क्या धूल खाने के लिए तू यहां पर आया था क्या 8 महीने के लिए? 8 महीने तक तू जीत नहीं पाया तो तेरी कायरता यही है। तो तू 8 महीने में ही कुछ नहीं उखाड़ पाया तो अब क्या कर लेगा? कर क्या लेगा तू? ठीक है ना, उतारो इसको। उतार लिया? ठीक है जी। देखो कहीं कहीं यह लिखा हुआ होता है कि भाई अपने मुस्लिम भाइयों के ढाडी, तो ये ढाडी है ना, ढाडी के एक बाल के बरोबर नहीं समझता। तो बात
अब कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, देख लो अपने हिसाब से। उतार लिया? देखो आगे चलते हैं। ये थे जलालुद्दीन खिलजी के साथ संबंध। किसके साथ संबंध? जलालुद्दीन खिलजी के साथ संबंध। अब मैं बताऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ संबंध क्या क्या थे। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ संबंध क्या क्या थे। 92, 91 और 92 में 2 युद्ध कर रहा है। 1291, 92, 93 तक जीता है। 94 में इसकी हत्या कौन कर देता है? इसी का दामाद या फिर भतीजा, तो दामाद भी है और भतीजा भी है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1294 में खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत पर अभी है वर्तमान में, वर्तमान में मतलब उस समय, भाई हम तो अभी बात कर रहे हैं ना 13वीं सदी की बात कर रहे हैं, 1292-93 की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो शासक है वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को 1294 में क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी मौत के घाट उतार देता है, हत्या कर देता है। खुद खिलजी वंश का क्या बन जाता है? सुल्तान या शासक बन जाता है। जैसे ये शासक बनता है तो 99 के आसपास ये रणथंभौर पर आक्रमण करता है, और दूसरा जो आक्रमण करता है 1301 में करता है। मैं यहां पर अपने सौरों को भिरो रहा हूं मोतियों में, और इन मोतियों को आपको अच्छे से देखना है। देखना क्या दिखा रहा हूं मैं, भाई हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ संबंध। पर पहले हमने संबंध किसके साथ देखे थे? जलालुद्दीन खिलजी के साथ देखे थे। अब हम देख रहे हैं उसी के भतीजे या फिर दामाद के साथ संबंध देख रहे हैं। देखना जरा। अब मैं देखो अलाउद्दीन को ए लिख रहा हूं और इसको खिलजी को के लिख रहा हूं, मतलब मैं इसको लिखूंगा एक के। ठीक है, समझ आना आप, है ना? देखो शॉर्ट एंड स्वीट चलते हैं रे। एक के लिख रहा हूं। देखो संबंधों में बात करूंगा भाई साहब, ये क्या करता है इसमें थोड़ा लिखना है, या इस प्रकार से लिखना है, जो मैंने बोल तो दिया ही है। लिखना क्या है आपको कि भाई साहब ये शासक कब बन रहा है? 1294 में जलालुद्दीन खिलजी को मारकर या उसकी हत्या करके, या फिर कोष्टक में लिख लेना उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। यहां तक लिख लिया आपने? ठीक है, ये लिखना पहला ना, पहले मोटा मोटा बातें हैं तो मोटी मोटी बातों में ये लिखनी है। देखो जरा आगे लिख लिया, देखना आगे। मैं दूसरी बात यही लिखूंगा, अब समझ लेते थोड़ा, है ना? देखो जैसे ये आक्रमण करता है, सॉरी शासक बनता है, ये अपने 2 और 2 4 सेनापतियों के नेतृत्व में एक सेना भेजता है गुजरात। 1299 में कहां भेज रहा है? गुजरात सेना भेज रहा है सोमदेव मंदिर को लूटने के लिए। गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ या सोमदेव का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है। उस सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए 1299 में क्या भेज रहा है? सेना भेज रहा है। किन किन के नेतृत्व में? नुसरत खां, उल्गू खां, के हबरू और मोहम्मद शाह के नेतृत्व में। ये 4 सेनापति है। उनमें से एक मंगोल सेनापति है मोहम्मद शाह। कौन सा शाह? मोहम्मद शाह। ये चारों सेनापति वहां जाते हैं, अपनी विशाल सेना लेकर मंदिर को लूटते हैं। वहां पर लूटपाट करके वापस जैसे ही निकलते हैं, उन चारों के बीच में धन को लेकर विवाद हो जाता है। किसको लेकर? धन को लेकर विवाद हो जाता है। उनका मानना था कि भाई ये जो धन है आपस में क्या कर लेते? बांट लेते। उनमें से एक है मंगोल सेनापति, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का समर्थक है के हबरू। कौन है? के हबरू। ये क्या करते हैं? चारों ही
दो दो का गुट बन गया। दो दो का गुट कौन कौन सा? एक तो नुसरत शाह का, एक नुसरत खां या नुसरत शाह, नुसरत खां, और इसी के साथ कौन है? उल्गू खां। ये दोनों दोस्त है। वही मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के साथ कौन है? केहबरू। अब ये चाह रहे हैं कि मुझे भी धन मिले, ये चाह रहे हैं कि सारा का सारा मैं ले लूं, मैं मतलब हम ले लें, नुसरत शाह उल्गू खां ले ले। ये चाह रहे हैं कि भाई साहब 100 रुपए है तो कम से कम 50 रुपए तो दो। बोले 50 रुपए नहीं, ये 5-10 रुपए ले ले, रास्ते में जाना पाले जी वाले जी खा लेना, 10 रुपए ले लो, 5-5 के पाले जी खा लेना। बोले कि यार लूटने में हमारा भी योगदान है, हमने भी अपने प्राणों की आहुति लगाई है, प्राणों की बाजी लगाई है, और हम यहाँ इस मंदिर को लूट रहे हैं, यहाँ से धन लूट रहे हैं। सारे के सारे 90 रुपए आप ले रहे हो, 10 रुपए 90% आप ले रहे हो, 10% हमें दे रहे हो। ये तो हमारे चाय पानी के नहीं हुए। यहाँ से गुजरात से सोमनाथ से लेकर अब हमें जाना कहाँ है? दिल्ली तक जाना है। रास्ते में चाय पानी तो नाश्ता तो करेंगे ही। इसको लेकर, धन को लेकर इन चारों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। जो क्या है, दो गुट बने हुए हैं, उन दोनों गुटों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। विवाद हुआ, मोहम्मद शाह और केहबरू विद्रोह करके वहां से धन के चक्कर में विद्रोह करके हमीर देव चौहान के पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? हमीर देव चौहान के पास आ जाते हैं। हमीर देव चौहान जो हारे का सारा, बाबा साहब हमारा, लेकिन उस समय हारे का सारा कौन है? हमीर देव चौहान है। हमीर देव चौहान का ऐसा मानना था कि अगर मैंने जबान दे दी तो मैं किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटूंगा, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। एक प्रमुख कारण तो यह माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का रणथंबोर पर। दूसरा कारण क्या माना जाता है? भाई हम रणथंबोर पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा कारण माना जाता है, एक इतिहासकार ने तो यह माना, दूसरे इतिहासकार क्या मानते हैं कि इस अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, चिमना बेगम, मराठा बेगम थी चिमना। यह चिमना अपने प्यार में फंसा लेती है, अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है मोहम्मद शाह को, जो कौन है? मंगोल सेनापति है। ये दोनों मंगोल सेनापति कौन? मोहम्मद शाह, और इधर चिमना बेगम कौन है? भाई एक प्रमुख कारण तो हमने देखा सोमनाथ मंदिर के लूट का, दूसरा कारण देख रहे युद्ध करने का दूसरा कारण चिमना बेगम। और इसी चिमना बेगम, ये बेगम किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की। किस प्रकार की बेगम है? महाराठा बेगम है, मराठा बेगम है। इस चिमना बेगम का चक्कर किससे चल रहा है? महमूद शाह से चल रहा है। क्या हो गया? लवेरिया हो गया। अब ये लवेरिया इतना भारी हो गया कि इन दोनों की प्लानिंग क्या थी कि हम क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को सल्टा देते हैं। कौन कौन? चिमना बेगम और महमूद शाह ने प्लानिंग क्या करी कि हम क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को धोखे से मार देते हैं, ठीक है। अगर धोखे से हमने नहीं मारा तो आज नहीं तो कल हमारे इस प्यार कांड के या इस लव कांड का पता चलेगा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। हम नहीं मारे तो ये क्या करेगा? हम दोनों को मरवा देगा, ठीक है जी। इस चक्कर में इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। जैसे पता चलता है तो चिमना बेगम और महमूद शाह कहां आ जाते हैं? हमीर देव चौहान के पास। कहां आ गए? हमीर देव चौहान के पास। ये हमीर देव चौहान के पास आते हैं और वही बात है, हमीर हट्टी शासक है ना, जीती शासक है। मतलब इनका मानना था कि किसी भी परिस्थिति में अगर मैंने जबान दे दी तो किसी भी परिस्थिति में मुकरूंगा नहीं। और ये क्या करते हैं अमीर देव चौहान? महमूद शाह चिमना बेगम को क्या दे देते? शरण दे देते। ये है दूसरे इतिहासकार का मानना कि भाई दो प्रमुख कारण रहे होंगे युद्ध करने के, ठीक है। अब इन सवरों को हम अच्छे से उतारते हैं। आपने समझ लिया, ठीक है जी। देखो लिखना जरा, लिखना क्या है? इसी में लिखना है आपको, देखना। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना
नुसरत खां, नुसरत खां, उल्गू खां, उल्गू खां, तथा, 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 महमूद शाह, महमूद शाह, वे वे के हबरू के नेतृत्व में, के हबरू के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, देखो यह है के स्पष्ट। के स्पष्ट का मतलब है कि भाई एक इतिहासकार क्या मानते हैं, ठीक है, के नेतृत्व में, उतार लिया आपने, ठीक है, के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में, लूट के धन को लेकर, लूट के धन को लेकर, धन को लेकर सेना के मध्य विवाद हुआ, सेना के मध्य विवाद हुआ, विवाद हुआ, हो गया विवाद, ठीक है। फलस्वरूप, विवाद होने के बाद की बात है ये, फलस्वरूप के अबरू वे महमूद शाह, महमूद शाह भाग कर, या गुजरात से भागकर, गुजरात से भागकर, भागकर हमीर देव चौहान के पास रणथंभौर आ गए। हमीर देव चौहान की शरण में, या पास, हमीर देव चौहान की शरण में, की शरण में, शरण में कहाँ आ गए, कहाँ आ गए जी, रणथंभौर आ गए। यहां तक लिखना है। दो युद्ध करेगा अलाउद्दीन खिलजी। पहला करेगा हिंदुआ घाटी युद्ध, जिसमें लपड़े खा के जाएगा, और दूसरा युद्ध करेगा ये रणथंभौर पर डायरेक्ट। और जब रणथंभौर पर आक्रमण करेगा तब राजस्थान का प्रथम साका होगा 11 जुलाई 1301। कोई कोई इतिहासकार इसी को 10 जुलाई 1101 1301 मानते हैं, लेकिन एक इतिहासकार हुए थे, इलियट नामक इतिहासकार हुए थे, वो मानते हैं मोदे, वो मोदे क्या मानते हैं, ये साका या फिर ये जौहर या फिर ये जो केसरिया है, ये कब होता है, 11 जुलाई 1301 को होता है। ये राजस्थान का तथा साथ में साथ रणथंभौर का पहला साका है। और पहला क्या है, जल जोवर है। किस प्रकार का जोवर रहेगा, अग्नि जोवर नहीं होगा, ये होगा जल जोवर, ठीक है। ये इतना स्ट्रक्चर सेट करना है। अब मैं बताऊंगा, ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में हिंदुआ घाटी युद्ध, और हिंदुआ घाटी युद्ध के बाद में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जो कहानी है वो हम अगले वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखो केस सेकंड में बता रहा हूं कि भाई इतिहासकार और क्या क्या प्रमुख कारण मान रहे हैं इस। देखो दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की महाराठा रानी, महाराठा रानी चिमना बेगम। कौन सी बेगम, चिमना बेगम। अरे बेगम का नाम है। इस चिमना ने क्या किया, चिमनी में फंसा लिया किसको, चिमना बेगम ने महमूद शाह, महमूद शाह, सॉरी चिमना बेगम हुए महमूद शाह, महमूद शाह जो कैसा है, मंगोल सेनापति है। मंगोल सेनापति लिख लेना यहाँ पर, मंगोल सेनापति। कहने का मतलब है तो इसी का अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, लेकिन मंगोल सेनापति है ना, मंगोल सेनापति के प्यार प्रसंग या प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की महाराठा रानी चिमना बेगम व महमूद शाह के मध्य, के मध्य, के मध्य प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग के कारण, के कारण महमूद शाह, महमूद शाह वे चिमना बेगम, वे चिमना बेगम
हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं। हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं। ठीक है, शरण में दो प्रमुख कारणों में एक कारण था 1999 में जो सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं, उस मंदिर की लूट की वजह से होता क्या है कि अबरू और मोहम्मद शाह तो आ कहाँ रहे, हमीरदेव चौहान की शरण में आ रहे। अब अलाउद्दीन खिलजी चाहेगा क्या कि भाई साहब अब मेरे जो दो सेनापति है मेरी सेना के साथ विद्रोह करके धोखेबाजी के साथ आ गए आपके पास, आप इन दोनों सेनापति को मुझे दे दो। हमीर जो हट्टी शासक है, भाई जब क्लास चल रही थी उसी समय मैंने डिस्कशन कर दिया प्रथम बार में ही कि ये शासक ऐसे हट्टी शासक है, किसी भी परिस्थिति में मेरे शरणागति को, कहने का मतलब मेरे शरण में अगर कोई आ गया है तो मैं उसको या उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, अगर युद्ध करना है तो कर लो। ठीक है, दूसरे केस में दूसरा केस क्या बोल रहा है, केस नंबर 2, केस 2 नंबर क्या बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की चिमना बेगम जो लवेरिया किसको हो गया इस मोहम्मद शाह के साथ, अब ये दोनों लव में पड़ गए। प्यार होता ही ऐसा ही है कि अलाउद्दीन खिलजी को मारना है। अलाउद्दीन खिलजी का पता, इस बात का पता चल गया कि मेरी रानी मेरी बेगम मुझे ही मारना चाहती है। ठीक है, किसके साथ मिलकर, मेरे ही सेनापति के साथ मिलकर, सेनापति किस प्रकार का है, मंगोल सेनापति है, मेरे सेनापति के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग की वजह से मुझे मारना चाहती है। इस बात का जैसे ही पता चलता है तो ये दोनों जूते चप्पल हाथ में लेकर कहां निकल गए, रणथंबोर निकल गए हमीरदेव चौहान के पास। अब जो अलाउद्दीन खिलजी वो क्या चाहेगा कि भाई एक मेरी रानी मुझे धोखा देकर जा रही है, ठीक है, इधर ये मेरा सेनापति जो उसको भगा के लेकर चला गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मौत के घाट उतारूंगा। और अभी वो कहाँ है, रणथंबोर में है, हमीरदेव चौहान के पास है। एक संदेश हमीरदेव चौहान को भिजवाता है कि भाई इन दोनों को मुझे वापस कर दो। वही हमीरदेव चौहान, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, उसी प्रकार उस समय हारे का सारा हमीरदेव हमारा। तो हमीरदेव ने यह सोचा कि भाई साहब किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं करूंगा, मैंने जबान दे दी और मेरी जबान ही क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, ये दो प्रमुख कारण रहे होंगे नहीं है, ये दो प्रमुख कारण रणथंबोर पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के। इसलिए पहला आक्रमण करेगा ये हिंदुआ घाटी का युद्ध होगा, उसमें ये उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में क्या भेजेगा, सेना भेजेगा। इधर जो अपने शासक है हमीरदेव चौहान हट्टी शासक, वो भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। पहले युद्ध में, हिंदुआ घाटी युद्ध में अलाउद्दीन की सेना को अच्छी तरह से हरा दिया जाता है। दूसरा जो युद्ध होगा रणथंबोर का प्रथम शाखा के नाम से जाना जाएगा, 11 जुलाई 1301 को। उस समय उनके दो सेनापति होते हैं हमीरदेव चौहान के, रणमल और रत्तीपाल। ये रणमल और रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, धोखा कर देते हैं किसके साथ, हमीरदेव चौहान के साथ। इस वजह से हमीरदेव चौहान केसरिया करते हैं, उनकी पत्नी रंग देवी जल में कूदकर अपनी जान की आहुति दे देती है। साथ में साथ उनकी 8 से 10 महीने की पुत्री थी जिनका नाम है पद्मला, या फिर हमने एक नाम दूसरा देखा नेतल दे, वो क्या कर देते हैं, या फिर देवल दे, वो क्या कर देते हैं, जल में कूदकर दोनों माँ बेटी अपनी जान की आहुति या प्राणों की आहुति दे देती है। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर का प्रथम शाखा या फिर राजस्थान या राजपूताने का प्रथम शाखा या जल जोवर क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये कहानी थी दो युद्धों की, ये दो युद्धों की कहानी अगली बार क्लास में पढ़ी जाएगी। एक साथ में पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा लोड लेना नहीं है। अच्छे से आज जो पढ़ा उनको इन मेरे सवर रूपी जो मोती है, इन मोतियों को अच्छे से वापस बार बार सुनना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।